प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रमेव जयते योजना की शुरुआत करेंगे। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में बनाई गई इस योजना में श्रम मंत्रालय का अहम योगदान है। इसका नामकरण दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। आज होने वाले कार्यक्रम में श्रम मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन, कलराज मिश्र और सर्बानंद सोनोवाल भी शिरकत करेंगे। इन तमाम मंत्रियों के मंत्रालय मिलजुल कर श्रमेव जयते को सफल बनाने में योगदान करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के केंद्र में कुल 5 योजनाएं होंगी। इसमें एक लेबर फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। साथ ही एक लेबर इंस्पेक्शन स्कीम भी शुरू होगी। वहीं वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी कार्यक्रम के केंद्र में होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर भी लागू किए जाने को लेकर योजना शुरू की जानी है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और श्रम मंत्रियों के साथ साथ 60 से अधिक सचिव स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। फैसला 19 अक्टूबर को आना है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में नरेंद्र मोदी की लहर दिख रही है। इंडिया टुडे सीसरो के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं दिख रही। कांग्रेस की भी करारी हार होती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर है। अकेले बीजेपी को 124 सीटें मिलने की उम्मीद है। 71 सीटों के साथ शिवसेना दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस को 35, एनसीपी को 29, एमएनएस को महज 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों में 7 सीटों का कम या ज्यादा अंतर हो सकता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की दरकार होगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकती है। सरकार बनाने के लिए सहयोगी की जरूरत होगी। हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र में बहुमत मिलेगा। आपको कहना चाहता हूँ, लोकसभा के समय भी एग्जिट पोल्स हमको 240 दे रहे थे, 250 दे रहे थे, सिंगल लार्जेस्ट कह रहे थे, लेकिन हमको पूर्ण बहुमत मिला। और इस बार भी देखिए, देश की में एक नया ट्रेंड आया है। राज्यों में जनता निर्णायक मतदान करती है, डिसाइसिव मैंडेट देती है, और महाराष्ट्र में भी जनता डिसाइसिव मैंडेट देगी। अपने बलबूते पर हम सरकार कायम करेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन करें तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। एग्जिट पोल के रुझान बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई टेंशन है? किसी नहीं है। मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता और हरियाणा की जनता हमारे पार्टी को निश्चित रूप से अच्छा बहुमत देगी और हम लोग सरकार बना पाएंगे। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की हार मानी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरोसा जताया है कि राज्य में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर है। रुझान तो हर बारी आते, 2009 में भी क्या रुझान आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। अब भी मेरे को विश्वास है कि कांग्रेस ही तीसरी बार सरकार बनाएगी। जो हमारे को रिपोर्ट मिल रही है, जो हमारे उम्मीदवार थे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और दूसरी पार्टियां नाराज दिख रही हैं। बीजेपी ने इसकी तारीफ की है। वहीं एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल का कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे तो खरीदे भी जा सकते हैं। छगन भुजबल का दावा है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। समर्थन के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को फैसला आने के बाद एनसीपी अपनी रणनीति बनाएगी। कल हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने जमकर वोट डाले। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 64% वोट पड़े, वहीं हरियाणा में रिकॉर्ड मतदान हुआ। वहाँ 75.9% मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के इतिहास में इस बार अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इससे पहले 1967 में 72.65% वोटिंग हुई थी। आरजेडी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक मोदी सरकार के सत्ता में आए 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन मदद के बजाय इंदिरा आवास और मनरेगा जैसी योजनाओं को मिलने वाली मदद में कटौती की गई है।
कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है कुल 58, उसमें मिलना चाहिए हमको 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ में इस साल का आधा बीत गया, केवल 7,000 करोड़ मिला है। 10,000 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार दाब का हमारा हिस्सा मार कर बैठी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को रोहतास में विरोध का सामना करना पड़ा। वे 37 साल पुरानी एक जलाशय परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। किसानों का आरोप है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी जलाशय का काम पूरा नहीं हुआ और सीएम उद्घाटन करने पहुंच गए। नाराज किसानों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी मौजूद थी। उन्होंने अखिलेश की जमकर तारीफ की, लेकिन इसी कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जया बच्चन पर चुटकी ली। कहकर गई हैं कि उनके प्रदेश में यूपी के बारे में लोग बहुत हल्का बोलते हैं। कहां महाराष्ट्र, कहां गंगवा तेली। PSLV C-26 का बीती रात 1:32 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया। कुछ ही देर बाद नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1C को कक्षा में भी स्थापित कर दिया गया। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। IRNSS-1C भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सिस्टम की सीरीज का ये तीसरा सैटेलाइट है जिसे इसरो ने कक्षा में स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई पाकिस्तान की गोलीबारी में 7 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे पुंछ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीमा पार से लगातार भारतीय पोस्ट और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। बुधवार को भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की। पुंछ के शाहपुर और सुजबैन इलाके में यह हमला हुआ। इसी हमले में मोहम्मद रियाज नाम का बच्चा जख्मी हुआ। गंगा की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार की खिंचाई की है। 3 जजों की बेंच ने पूछा है कि क्या सरकार के पास विजन है कि गंगा अगले कुछ साल में कैसी दिखेगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या दिल्ली मेट्रो की रूपरेखा बनाने वाले श्रीधरन जैसा कोई एक्सपर्ट है जो गंगा सफाई मिशन को आगे बढ़ाएगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का अध्यक्ष पद खाली रहने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन में 59 एक्सपर्ट शामिल हैं। साथ ही 7 IIT का कंसोर्टियम भी शामिल है जो गंगा सफाई की रूपरेखा तय कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो 29 अक्टूबर तक प्रेजेंटेशन के जरिए बताएं कि गंगा सफाई को लेकर उसका पूरा प्लान क्या है। देश भर में मोबाइल उपभोक्ता जल्द ही बिना नंबर बदले अपने टेलीकॉम ऑपरेटर आसानी से बदल सकेंगे। अभी तक ये सुविधा एक ही सर्विस एरिया के लिए थी, लेकिन अब शहर बदलने पर भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नाम की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 31 मार्च 2015 का लक्ष्य तय किया है। हैदराबाद में 10 साल का बच्चा एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बना। जानलेवा बीमारी से जूझ रहे सादिक की चाहत थी कि वो पुलिस कमिश्नर बने। उनकी इसी ख्वाहिश को पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने पूरा किया। मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस पर फायरिंग की और पथराव किया। इस हमले में एक होमगार्ड और कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मामला फुगाना थाने के गांव फुगाना का है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कुल 80 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाने में सफाई अभियान को लेकर मेयर और स्थानीय पार्षद के बीच भिड़ंत हो गई। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का जायजा लेने मेयर जगतपुरी थाने पहुंची थी। वहीं इलाके की निगम पार्षद थाने में ही मेयर के साथ भिड़ गई। कांग्रेस पार्षद ने उन्हें बंधक भी बना लिया। आरोप है कि मेयर के खिलाफ वो बार-बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। थाने में विवाद बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। बाद में आरोपी कांग्रेस पार्षद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हिमाचल के सोलन में खदान में भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा काशमारी इलाके में हुआ। उस वक्त खदान में काम चल रहा था। भूस्खलन की वजह से बड़े-बड़े पत्थर खिसक गए। मलबे में 5 लोग दब गए। मौके पर ही उनमें से 2 की मौत हो गई। बाकी 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं। मामले की जांच के लिए सोलन पुलिस ने केस दर्ज किया है। हुदूद की तबाही के बाद अब आंध्र प्रदेश को राहत का इंतजार है। सबसे ज्यादा तबाही देखने वाले विशाखापत्तनम में अब नई चुनौती सामने आ गई है। वहां लोग खाने पीने की चीजों के अभाव से जूझ रहे हैं। कल इसकी एक तस्वीर देखने को मिली। वहां राहत सामग्री बांटने गई गाड़ी के पास भारी भीड़ मौजूद रही।
जिन्हें सामान मिला उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार लोग राहत सामग्री के लिए आपस में भिड़ गए। इन सबसे अलग एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत कार्यों में जुटी है। विशाखापत्तनम में 20, श्रीकाकुलम में 4 और विजयनगरम में एनडीआरएफ की 2 टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि बुनियादी सुविधाएं बहाल की जा सके। विश्व हाथ सफाई दिवस पर भोपाल में अनूठा रिकॉर्ड बना। वहां करीब 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने हाथ धोकर रिकॉर्ड कायम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के हाथ धुलवाए। इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार ने साल भर के भीतर सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाने का फैसला किया है। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। वहां पहाड़ चारों ओर सफेद बर्फ की चादर से ढक गए हैं। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से अचानक ठंड बढ़ गई है। 35 साल बाद इस बार नवंबर के आखिरी हफ्ते में कपाट बंद हो रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने कल 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। कमदा थाना क्षेत्र में शाम को हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला। जिस शख्स पर गोलीबारी हुई उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था। पुलिस के मुताबिक दूसरा मृतक यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी था। आशंका जताई जा रही है कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भुवनेश्वर में डॉक्टर समेत 3 लोगों की हत्या के आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। सीसीटीवी तस्वीरों की गहन जांच के बाद आरोपी बेनकाब हो गया। कल सुबह ये ट्रिपल मर्डर हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। आरोपी डॉक्टर से नाराज था क्योंकि उन्होंने उसके बॉस से शिकायत की थी। कल हुए हत्याकांड में आरोपी भी जख्मी हो गया था। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। बेंगलोर में मणिपुरी छात्र यूनियन के नेता की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावर मणिपुरी छात्र से कन्नड़ बोलने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने छात्र नेता की पिटाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुरी छात्र पर हुए हमले को लेकर बॉक्सर मैरी कॉम ने अफसोस जताया है।